गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों का मूल्यांकन करेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ द टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें हम देखते हैं स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण कैंटन तथा 4 अर्ध कैंटन में जिस प्रकार का प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और संघीय शासन और कैंटनों के शासन के क्षेत्र में जिस प्रकार से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों लोक निर्णय और आरंभ को अपनाया गया है, उसकी प्रशंसा भी होती है, आलोचना भी होती है। अन्य कैंटनों द्वारा या अन्य जगह ये पूरी तरीके से क्यों नहीं अपनाया गया, क्या कमियां थीं, क्यों अपनाया गया, क्या विशेषताएं थी, इन चीज़ों का मूल्यांकन हम करेंगे। पहले हम पक्ष की बात करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पक्ष, जिसे केस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष लोकतंत्र उनके उपकरणों के उसमें पक्ष में तर्क दिए गए हैं और बताया गया है कि क्यों इतना लाभदायक है। कानूनी प्रभु पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑन लीवर सॉवरेन। लोकतंत्र लोक निर्णय तथा आरंभक व्यवस्थापिका के मनमाने कार्यों पर एक जनप्रिय प्रतिबंध होता है। लोकतंत्र में व्यवस्थापिकाओं से आशा की जाती है कि वे कानून का निर्माण जनता की इच्छा से करेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसलिए लोक निर्णय और आरंभक कानून निर्माण के संबंध में अपनी इच्छा से लागू करने के लिए जनता के हाथ में एक आवश्यक अस्त्र दे दिया है। लोक निर्णय शासन की त्रुटियों का उपचार, ये रेमेडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस की बात होती है या कहीं ना कहीं रेमेडी की बात होती है, या अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ शासन ने नियम कानून ऐसे बना दिए कि जनता के न्याय की जगह अन्याय हो रहा है, वहाँ पर लोक निर्णय बहुत ज़्यादा जनता को सपोर्ट करते हैं। जैसे अनेक बार व्यवस्थापिका जनता के हितों को भुलाकर दोषपूर्ण कानून बनाने का प्रयत्न करती है, लेकिन यदि लोक निर्णय की व्यवस्था हो तो व्यवस्थापिका को ये विधेयक जनता के सम्मुख मतदान के लिए प्रस्तुत करने होंगे और जनता इन्हें अस्वीकार करके शासन की त्रुटियों को दूर कर देती है। नेक्स्ट, आरंभक शासन की भूलों का उपचार कहा जाता है। अनेक बार जनप्रतिनिधि जनता के हित में आवश्यक कानूनों का निर्माण नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आरंभक की व्यवस्था है तो जनता व्यवस्थापिका पर जनहितकारी कानूनों का निर्माण करने के लिए दबाव भी डालती है। ये आरंभक के द्वारा होता है, लोक निर्णय द्वारा होता है। चौथा, राजनीतिक दलों का महत्व कम होना। लोक निर्णय और आरंभक के आधार पर जनता स्वयं जब कानून का निर्माण करने लग जाती है तो राजनीतिक दलों का महत्व कम हो जाता है, उनसे संबंधित बुराइयां खत्म होने लग जाती हैं। नेक्स्ट, जनता में राजनीतिक विषयों के प्रति जागरूकता। जनता जागरूक होगी तभी वह लोक निर्णय और आरंभक का यूज़ कर सकेगी। इसलिए कहा गया है कि मोस्टली जनता वहाँ जागरूक है, उनको राजनीतिक शिक्षा प्राप्त है। और ये कहा जाता है कि जैसे बेंजोर ने कहा, व्यक्तिगत निर्वाचकों की राजनीतिक शिक्षा में ये वृद्धि करता। कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की वजह से स्विट्जरलैंड की जनता ज़्यादा जागरूक रहती है। नेक्स्ट देखते हैं जनता और प्रतिनिधियों में संबंध स्थापित करना। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में अनेक बार चुनाव के समय के अतिरिक्त जनता उनके प्रतिनिधियों में कोई संपर्क नहीं होता है। प्रतिनिधि सिर्फ ये समझते हैं कि हम अकेले शासन व्यवस्था में शासक हैं और व्यवस्था को संभालेंगे, लेकिन इसमें प्रतिनिधि भी ये जानते हैं कि हमारे गलत कानून निर्माण में या कुछ भी ऐसा त्रुटि या दोष होने पर जनता उसे नकार देगी। इसलिए यहाँ पर ये प्रतिनिधि जो होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के साथ अच्छा एक संबंध बनाए रहते हैं और कहीं ना कहीं ये जनता और लोकतंत्र के लिए फायदेमंद रहता है। अब लोक निर्णय आरंभ की पद्धतियों इन सब दोषों को दूर कर देती है। ब्राइस ने कहा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की पद्धतियाँ निर्वाचन के अतिरिक्त अन्य समयों में जनप्रतिनिधियों का जनता से संपर्क बनाए रखने में श्रेष्ठतम साधन है। सातवां, कानूनों को नैतिक शक्ति प्राप्त होना। गिव मोरल फोर्स टू द लॉज। ब्राइस ने कहा, लोगों की स्वीकृति के कारण कानून अधिक शक्ति और सम्मान प्राप्त कर लेता है और जनता इसका पालन करवाना अपना परम कर्तव्य समझती है। विधायक कर्तव्य के प्रति सजग, क्योंकि जनता हस्तक्षेप कर रही है हर चीज़ में, इसलिए विधायकों को सचेत रहना पड़ता है। तो पद्धतियों का सीधा प्रभाव यही होता है कि कर्तव्य के प्रति सजग रहें और अधिक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य का निर्माण करें या काम को करें। देशभक्ति की भावना में वृद्धि। लोक निर्णय आरंभक की शक्तियों के आधार पर यदि जनता राजनीतिक शक्ति उसको प्रदान कर दी गई है तो देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना भी बढ़ती है और क्रांति की दिशा में भी ये लोग सोचते हैं। इस प्रकार के गुणों का वर्णन करते हुए ब्राइस कहते हैं कि जिस प्रकार लोक निर्णय विधानमंडल की त्रुटियों से जनता की रक्षा करता है, उसी प्रकार आरंभक इसके भूलों का उपचार करता है। अब हम कुछ दोषों को देखेंगे।
क्योंकि सैद्धांतिक रूप से प्रशंसनीय होते हुए भी प्रत्यक्ष व्यवस्थापन की ये शक्तियाँ या पद्धतियाँ व्यवहार में अनेक दृष्टिकोणों से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है या इनके कुछ दोष कहे जाते हैं। जैसे कि पहला, साधारण जनता कानून निर्माण का जटिल कार्य करने के योग्य नहीं। उन्होंने कहा कि जनता इतनी ज़्यादा योग्य नहीं होती है और अपने पर्सनल जो फ़ायदे होते हैं, फ़ायदे नुकसान को देखकर निर्णय करती हैं। जनता को इतना दूर की सोच या हमेशा देश के लिए सोचना, ये उस लायक, उस योग्य नहीं समझा जाता है। इसलिए विधेयकों को प्रारूप के तैयार करना और ये सब करना, ये हर जनता का हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है इसको। इसलिए कहा गया है कि वर्तमान समय में विधेयकों का प्रारूप तैयार करना, उन विधेयकों पर विचार करने का कार्य बहुत जटिल होता है। साधारण जनता इन कार्यों को करने की योग्य नहीं होती है और इस शक्ति का दुरुपयोग भी करती है। तो फाइनल ने लिखा भी है, बुद्धिहीन व शिक्षित लोगों ने प्रगतिशील कानूनों को प्राय नष्ट ही किया है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं व्यवस्थापिका, एक कमी और देखेंगे, व्यवस्थापिका के सम्मान में कमी। यदि ये माना गया है कि सभी ज़ैदी शक्तियाँ सभी तरीके से जनता को मिल ही जाएगी, तो व्यवस्थापिका या अन्य पोर्शन जो विधायिका का काम करते, बुद्धि का निर्माण काम करते हैं, उनका क्या सम्मान रह जाएगा जब हर चीज़ में हस्तक्षेप करने लग जाएंगे। और व्यवस्थापिका को अगर पूर्ण रूप से शक्ति प्रदान नहीं की गई तो उसके भी पद का क्या मतलब है। इसलिए इनके सम्मान में कमी देखी गई है। जब कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति व्यवस्थापिका के हाथ में नहीं होती है तो व्यवस्थापिका के सम्मान में बहुत कमी आ जाती है। अधिक योग्य व्यक्ति व्यवस्थापिका की सदस्यता प्राप्त करने के फिर इच्छुक नहीं रह जाते हैं। ड्यूस ने भी कहा कि इन पद्धतियों को अपनाने पर व्यवस्थापिका एक परामर्शदात्री संस्था बनकर रह गई और इनका सम्मान घटा है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यवस्थापिका अनुत्तरदायी लापरवाही हो जाती है, क्योंकि जब एक कार्य का जिम्मेदारी जब एक व्यक्ति के पास होती है, एक संस्था के पास होती है, वो ज़्यादा जिम्मेदारीपूर्ण काम करती है। लेकिन यदि ये चीज़ सबको बांट दी जाए तो हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा लापरवाह हो जाता है। वही चीज़ व्यवस्थापिका में भी दिखाई देती है। यहाँ पर लोक निर्णय आरंभ के कारण जब कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति जनता के हाथ में रहती है तो इससे विधानमंडल की उत्तरदायित्व की भावना बहुत ही निर्बल हो जाती है। नेक्स्ट है जनता की उदासीनता। जनता का बार बार मतदान कार्य में भाग लेना उनमें एक निर्वाचकीय थकावट पैदा कर देगा। इस प्रकार कार्यों में भाग लेने के लिए अधिकांश जनता को ना तो समय मिलता ना ही रुचि होती। इसलिए जो निर्णय होते हैं वो अल्पमत में ही रह जाते हैं, क्योंकि उतना उनके पास टाइम नहीं है। उनकी अपनी निजी ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी में जनता के बहुत सारे काम हैं। अगर वो हर चीज़ इन्हीं से पूछा जाने लगे और हर चीज़ यही काम करने लगे तो वो उदासीनता इसमें देखी गई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, समय और धन का अपव्यय। लोक निर्णय के परिणाम स्वरूप अनेक आवश्यक कानूनों के निर्माण में बहुत देर लग जाती है। अनेक बार वे तब निर्मित होते हैं जब टाइम बीत जाता है, आउट ऑफ डेट कहा जाता है। बार बार के इन मतदानों से बहुत अधिक खर्चा भी होता है। ये एक मितव्ययी व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों और अवांछित व्यक्तियों का शक्तिशाली होना। लोक निर्णय और आरंभक से राजनीतिक दलों के प्रभाव में कमी होने के बजाय वे अधिक सक्रिय हो जाते हैं। इससे भी अधिक अनुचित यह है कि इसके अंतर्गत अनुत्तरदायी और दम्भी व्यक्तियों को जनता की अज्ञानता का लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है, जनता को भड़काने का अवसर मिल जाता है, सरकार के विरुद्ध व्यवस्था को नकारने का अवसर मिल जाता है। इसलिए देखा गया है कि राजनीतिक दल और अवांछित व्यक्ति अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और कार्य में कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिलती है। उस तरीके से विकास कार्य नहीं हो पाते हैं जिस तरीके से अगर एक संस्था इस कार्य को संभालती है तेजी से विकास होता है। लोक निर्णय में संशोधन संभव नहीं है। लोक निर्णय का एक दोष और है कि इसके अंतर्गत कानून को या तो पूर्ण रूप से स्वीकार करना होता है या अस्वीकार। इसके अंतर्गत कानून में कोई भी संशोधन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन। सामान्य व्यक्ति रूढ़िवादी होता है, इसके लिए प्रगतिशील कानून को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। ऐसी स्थिति में लोक निर्णय को अपनाने का परिणाम रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन देना है। वही पुरानी सोच, सामाजिक सोच जो विकास की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाती, इस वजह से रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन काफ़ी कुछ मिला है और विकास की तरफ जनता बहुत तेज़ी से या बहुत व्यवस्था की तरफ नहीं सोच पाती है। इस प्रकार लोक निर्णय आरंभ की ये पद्धतियाँ जनता को वास्तविक राजनीतिक शक्ति प्रदान करती हैं, लेकिन इनका उचित रूप में प्रयोग किए जाने के लिए जनता में उच्च राजनीतिक जागरूकता नितांत आवश्यक होती है। स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय आरंभ की प्रयोग की स्थिति, अब इसको हम देख लेते हैं क्या पोजीशन है इनकी। लोक निर्णय आरंभक में प्रत्यक्ष प्रजातंत्रात्मक पद्धतियों के गुण दोष बताए जाते हैं, लेकिन सामान्य धारणा यही है कि स्विट्जरलैंड में इन पद्धतियों के द्वारा सफलतापूर्वक काम किया जा रहा है। अमेरिकी संघ के राज्यों में जब लोक निर्णय आरंभ की पद्धतियों को अपनाया गया तो भ्रष्टाचार और षड्यंत्र में अनेक घटनाएं सुनने को मिली, लेकिन स्विट्जरलैंड में
इन पद्धतियों का प्रयोग सामान्यतः उद्देश्य से मुक्त रहा। न केवल सामान्य जनता में इन पद्धतियों के प्रयोग के प्रति संतोष है, वह इन पर गर्व भी अनुभव करते हैं। इन्हें बनाए रखने के तीव्र इच्छुक हैं, और परिणाम यह है कि अभी हाल में ही जब ऐच्छिक लोक निर्णय की सीमित करने का प्रयत्न किया गया तो कैंटोनों ने अत्यधिक बहुमत से इसे अस्वीकार कर दिया। अतः हम ये देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय आरंभक का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और उसकी सफलता भी इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। वहाँ के लोग इसी चीज़ को चाह रहे हैं। स्विट्जरलैंड में आरंभक की अपेक्षा लोक निर्णय अधिक सफल है। यदि ऐच्छिक विधायी लोक निर्णय की तुलना में अनिवार्य संवैधानिक लोक निर्णय अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय हैं। 1848 से 1960 तक के 112 वर्षों में संघीय सभा द्वारा पारित 76 संवैधानिक संशोधनों पर लोक निर्णय हुआ है, जिसमें से 51 को मतदाताओं तथा कैंटोनों द्वारा स्वीकार किया गया है। संवैधानिक संशोधन को स्वीकार करने में सामान्यतः जनता ने तत्परता का ही परिचय दिया है। हुएर ने बोला, यदि स्विस संविधान कठोर है तो नागरिक प्राप्त लचीले हैं। इसके पश्चात नागरिकों ने इन पद्धतियों के प्रयोग के संबंध में सामान्यतः अनुदारवादिता का परिचय दिया है। जनता द्वारा लोक निर्णय में प्रगतिशील कानूनों को अस्वीकार किए जाने से स्पष्ट है जनता अपने प्रतिनिधियों की तुलना में कम प्रगतिशील है, और उसने सदैव क्रांतिकारी प्रवृत्तियों का विरोध किया है। लेकिन इसके साथ ही यह मानना होगा कि स्विस जनता समय के साथ अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन भी कर रही है, और जनता आवश्यकता अनुसार जनजीवन में राज्य का नियंत्रण स्वीकार करने लगी है। रेपार्ड ने कहा, जब कोई व्यक्ति स्विट्जरलैंड के सामान्य नागरिक से पूछता है क्या उसका देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रयोग और उनके परिणाम से संतुष्ट है, तो निश्चित रूप से वो हाँ में उत्तर ही देगा। इस संबंध में परीक्षण शब्द को अच्छा न समझे, क्योंकि इसके विचार से इस संबंध में परीक्षण का समय व्यतीत हो चुका है। इसके साथ ही आरंभक लोक निर्णय का विरोध करने वाले के संदेश समाप्त हो चुके हैं। जिस तरह के इन विधियों के अनुयायियों का अंधविश्वास समाप्त हो चुका है। इस तरीके से कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोक निर्णय, आरंभक, ये सब चीज़ें बहुत सफल पद्धतियों के रूप में स्वीकार की गई, वहाँ की जनता ने स्वीकार किया है, और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के बहुत सारे कारण हैं। इन सफलता के कारणों को हम देखते हैं कि भले ही यह अन्य देशों में असफल हुआ हो, लेकिन स्विट्जरलैंड में काफ़ी सफल है। अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के कारण। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड की बहुत अधिक बड़ी विशेषता है, और ब्राइस ने भी कहा, कुछ ऐसी पद्धतियाँ होती हैं जो पौधों की भांति केवल एक ही विशेष प्रकार के जलवायु में फलती हैं। मतलब इनका ये कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हर जगह अच्छा माना जाए, कई जगह फेल भी हुआ है, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, ऐसी आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, लोगों के चरित्र ऐसा है, लोगों की भावना ऐसी है, लोगों में देश प्रेम की भावना है, लोगों में स्थायित्व स्वशासन की भावना है, स्थानीय स्वशासन का, लोगों में सबको स्वतंत्रता प्राप्त है, और लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में बहुत सफलता की ओर अग्रसर है और निरंतर अग्रसर होता जा रहा है। इसलिए इसके सफलता के कुछ कारण यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहले होता है ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है। स्विट्जरलैंड की भौगोलिक स्थिति इसको बहुत सपोर्ट करती है। कैसे? प्राचीन काल के रोम और यूनान के नगर राज्यों की थी, वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता की ओर नितांत अनुकूल थे। स्विट्जरलैंड यूरोप के मध्य में स्थित लगभग 50 लाख जनसंख्या का एक छोटा सा देश है। पर्वतों तथा अन्य प्राकृतिक बाधाओं से घिरा हुआ है। जनता सुरक्षा की भावना अनुभव करती है। लघु आकार, कम जनसंख्या होने के कारण लोक निर्णय, आरंभक जैसी पद्धतियों को इन्होंने सफलतापूर्वक अपनाया है। स्विस नागरिकों के चरित्र की बात करते हैं, कैरेक्टर ऑफ स्विस सिटीजन। ये भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा सहयोग देता है। कैसे देता है? जैसे ये लोग बड़े शांतप्रिय हैं, एक दूसरों का सम्मान करते हैं, सूझबूझ, विनम्रता, सहिष्णुता के साथ काम करते हैं, राजनीतिक चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, आवेश और स्वार्थ से इसका संचालन नहीं करते हैं, और किसी भी प्रभाव में नहीं बहते हैं, और सबसे मिलजुल के रहने के आदी हैं। तीसरा हम देखते हैं तीव्र आर्थिक असमानता का अभाव। यहाँ पर असमानता नहीं देखने को मिलती, क्योंकि हाप्सर ने भी कहा कि धनवानों का धन और निर्धनों की निर्धनता प्रजातंत्र को भ्रष्ट कर देती है। उन्होंने कहा जिस देश में धनवान अत्यधिक धनवान और निर्धन अत्यधिक निर्धन है, वहाँ प्रजातंत्र व्यवस्था नष्ट हो जाती है। लेकिन ये स्थिति बहुत तीव्र आर्थिक असमानता यहाँ नहीं देखने को मिलती है। स्विट्जरलैंड में अधिकतर लोग मध्यम वर्ग के हैं। बेकारी, दरिद्रता, भीषण समस्याएं यहाँ पर नहीं हैं। आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा असंतोष नहीं है, रोष नहीं है, इसलिए यहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को सफल बनाया गया है। उग्र दलबंदी का अभाव। यहाँ पर लोगों को हम देखते हैं कि राजनीतिक दल हैं, लेकिन दलबंदी में बहुत अधिक स्वार्थ भावना नहीं है, उग्रता नहीं है, लड़ाई झगड़े, मारकाट नहीं है।
इसलिए इन सब बुराइयों से अछूता है, इसलिए भी यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को बहुत सम्मानजनक स्थिति में अपनाया गया है। यूरोपीय देशों, अमेरिका, भारत व्यावसायिक राजनीतिज्ञों की एक बहुत बड़ी जमात है। भ्रष्ट और राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा ये लोग करते हैं। बहुदलीय और बहुल कार्यपालिका के कारण बहुत अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति स्विस राजनीति में प्रवेश नहीं करता है और स्विस राजनीति बहुत शांत तरीके से और भ्रष्टाचार रहित होकर के स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ रही है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय एकता तथा देश प्रेम की भावना। राष्ट्रीय एकता देश प्रेम की भावना में स्विट्जरलैंड में जातिगत, भाषागत, धर्म की बहुत विभिन्नताएं हैं, किंतु श्रेष्ठ चरित्र और व्यवहारिकता है इनमें। सामंजस्य बनाने की इनमें क्षमता है। करप्शन नहीं है। राष्ट्रीय एकता की भावना बहुत अधिक प्रबल है। राष्ट्र के हितों को ये लोग पहले सोचते हैं, अपने हित से पहले। इसलिए भी यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अच्छी तरीके से अपनाया गया है। स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन ही मेन प्रजातंत्र का आधार माना जाता है। स्थानीय स्वशासन को उन्होंने बहुत श्रेष्ठ रूप से अपनाया है, जितना किसी अन्य देश ने नहीं अपनाया है। स्थानीय स्वशासन की इस व्यवस्था ने स्विस नागरिकों को सार्वजनिक कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया और उन्हें नागरिक दायित्व की भावना जागृत की है। शिक्षा का व्यापक प्रचार। यहाँ पर काफ़ी लोग शिक्षित हैं। स्विट्जरलैंड की समस्त जनता शिक्षित है। स्विट्जरलैंड में सभी कैंटोनों में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके बाद स्वतंत्र प्रेस, फ्री प्रेस है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र प्रेस बहुत नितांत आवश्यक है। स्विट्जरलैंड में प्रेस स्वतंत्र और निष्पक्ष है और प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए उन्होंने बहुत अधिक योगदान दिया है। नेक्स्ट, व्यवसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव। यहाँ पर कोई भी प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस नहीं दिखाई देते हैं। वे राजनीति को व्यवसायिक रूप में नहीं अपनाते हैं और वाग्वीरता के आधार पर जन भावनाओं को उत्तेजित करके ये षड्यंत्रों के आधार पर इन्होंने अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा कभी नहीं की। स्विट्जरलैंड में सामान्यतः व्यक्ति सामाजिक सेवा प्रतिष्ठा के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं और उनके छल प्रपंचों से दूर रहने की प्रवृत्ति के कारण लोक निर्णय और आरंभ की व्यवस्था का दुरुपयोग यहाँ पर नहीं देखा गया है। 10वां, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थायी तटस्थता। स्विट्जरलैंड में प्रजातंत्र की सफलता का एक अन्य कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्विट्जरलैंड की स्थायी और सर्वस्वीकृत तटस्थता है। स्विट्जरलैंड 20वीं सदी से उन दो संकटों से मुक्त रहा है जिनका सामना यूरोप के अन्य प्रजातंत्री राज्यों को करना पड़ा है। स्विट्जरलैंड की स्थायी तटस्थता के कारण ही बड़े पड़ोसी देश स्विस राजनीति में हस्तक्षेप करने से प्रेरित नहीं होते हैं और तटस्थता के कारण ही स्विट्जरलैंड अपने समस्त साधनों का प्रयोग आंतरिक राजनीति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने में कर रहा है। नेक्स्ट, जन प्रभुता को बनाए रखने की तीव्र आकांक्षा। तो यहाँ पर जनता को ही सर्वप्रमुख माना गया और इसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी सब लोग यही स्वीकृत करते हैं। स्विट्जरलैंड में आज भी जन भावनाएं, लोक निर्णय, आरंभ की व्यवस्था बनी हुई है। इसका मुख्य कारण है कि जनता उन्हें बनाए रखने की तीव्र आकांक्षा रखती है। स्विस नागरिक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों पर नियंत्रण रखते हैं और व्यवस्थापिका की त्रुटियों तथा भूलों को सुधारते हैं। वे लोकतंत्र के ऐसे सजग प्रहरी हैं जिन्होंने ना तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों का दुरुपयोग किया और ना ही आवश्यक होने पर इनका प्रयोग करने से चूके हैं। स्विट्जरलैंड में कोई व्यक्ति, वर्ग, दल प्रत्यक्ष लोकतंत्र के इन साधनों को समाप्त करने की बात नहीं सोचता है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि स्विस नागरिकों के स्वभाव के लिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र बहुत ही अनुकूल है और इसका परिणाम ये है कि स्विस राजतंत्र के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को उपकरण के रूप में काफ़ी समय से अपनाया गया और आगे भी उसी की ओर बढ़ते हुए अग्रसर दिखाई देते हैं। स्विट्जरलैंड में इनके इसमें सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है, अन्य देशों में जबकि ये व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है।